हेलो एवरीवन। हम लोग आज की वीडियो में 51 से लेके 60 क्वेश्चन तक देखेंगे। हिस्ट्री की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें तो सबसे पहले दो क्वेश्चन देख लेंगे जो कल छूट गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था 49 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर तक कर चुके थे हम लोग। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। हाँ, पैमाने की खोज कहाँ पे हुई थी? देखो, पैमाने की खोज की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो हमारा व्यापारिक स्थल था लोथल, वहाँ से खोज हुई थी। ठीक है, जो लोथल था हमारा, तो लोथल से सबसे पहले यहीं से खोज हुई थी। अगर बात की जाएगी कि ये जो बाट यूज किया करते थे, जो मापने तौलने के लिए, मापने या फिर तौलने के लिए जो बाट यूज किया करते थे, उसमें किसका गुणज था, यानी कि कितने का गुणज यूज करते थे। जैसे आज हम लोग 1 किलो की एक इकाई मानते हैं, तो ये 16 के गुणज में माप रखा करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में जो पैमाने थे वो किसके गुणज गुणज थे, तो 16 के गुणज थे। ठीक है, अगर चंद हुजड़ों की बात की जाएगी तो यहाँ से जितने भी, जैसे लिपस्टिक है, ठीक है, लिपस्टिक है, या फिर महिलाओं के जितने भी हथियार होते हैं, ये सभी यहीं पे खोज की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाहे वो लिपस्टिक हो, आई लाइनर वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें कहाँ खोज की गई? यहीं से खोज की गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें था किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो आपको पता है राजा राम मोहन राय, लेकिन इनके साथ एक व्यक्ति का नाम और याद रखना। 1829 में विलियम बेंटिक ने इस प्रयास को अंजाम दिया और एक एक्ट लाए थे। जो इनके एक्ट में 17 नंबर एक्ट था, उसमें कहा गया सती प्रथा को अवैध अवैध और अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अवैध माना जाएगा और उस पर अपराध माना जाएगा कि अपराध किया है उसने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर सती प्रथा के बारे में कुछ बातें अगर जाननी हो आपको, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये अपने जो वेद थे, अगर वेद की बात की जाएगी तो सबसे पहले सांकेतिक जिक्र मिलता है हमारे अथर्ववेद में। ठीक है, इसमें सांकेतिक जिक्र मिलता है। अगर बात की जाएगी कि इसका जो पहला प्रमाण मिलता है, प्रथम सांकेतिक प्रमाण मिलता है, वो अथर्ववेद मिलता है। और अगर बात की जाए कि अभिलेख के रूप में कहाँ मिलता है, तो एक अभिलेख है जिसको भानुगुप्त का अभिलेख बोलते हैं, भानुगुप्त का अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का अभिलेख। और ये भानुगुप्त का जो अभिलेख है, ये सागर जिले से, जो एमपी में सागर जिला है एमपी में, वहाँ से प्राप्त होता है। और अगर बात की जाएगी कि सबसे पहला लिखित में और प्रयोगात्मक प्रयोग जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो 510 ईस्वी का था, 510 ईस्वी का एरड़ अभिलेख ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि इसी में जिक्र किया गया है, जो भानुगुप्त का अभिलेख था इसी में जिक्र किया गया है, कि जो इनके जो एक क्या बोलते हैं इसको, जो प्रधान सेनापति होता है, प्रधान सेनापति की जो पत्नी थी, जो प्रधान सेनापति का नाम था गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है गोपराज जी की, तो इनके साथ में इनकी पत्नी को भी, इनकी जो पत्नी थी उनको भी दफना दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, 510 ईस्वी में भानुगुप्त का जो अभिलेख मिलता है, उसी में जिक्र मिलता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिलता है, जैसे जो हर्षवर्धन था, तो इनकी माता थी जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी रही होंगी, तो उनकी माता का नाम था कुछ याद तो यशोमती। ठीक है, यशोमती। इनके भी, यशोमती जो थी, इनके भी सती होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और हर्षवर्धन की बहन थी, जो हर्षवर्धन की जो बहन थी, तो बहन जो थी ये भी सती, जिनका नाम क्या था, राजश्री, आपको याद होगा वैसे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं, राजवर्धन, राजश्री और सबसे छोटा था हर्षवर्धन। मात्र 16 वर्ष अवस्था में गद्दी बैठ गया था। जो राजश्री थी, इनके भी सती होने के प्रमाण मिलते हैं कि ये सती होने जा रही थी। बचा लिया था किसने? जो बौद्ध भिक्षु था, ये आप लोगों ने उम्मीद है कि पढ़ा होगा वैसे। जो बौद्ध भिक्षु था, इसका नाम था मतांग दिवाकर। क्या नाम था? मतांग दिवाकर। कहीं कहीं तुम्हें दिवाकर ही सिर्फ मिलेगा लिखा हुआ, तो दिवाकर भी नाम याद रख सकते हैं, इसी ने इनको बचा लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सब बता दिए हमने आपको। ठीक है, हाँ, कहाँ दिख रहा है सही से? हाँ, तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन से, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया?
तो उद्योगशाला अधिनियम में बात की जाएगी तो रिपन था, ठीक है। रिपन का कार्यकाल पूछ लेता है तो 1880 से लेके 84 तक था, 1880 से लेके 84 तक इसका कार्यकाल था। और 1881 में ही इसके समय में ही आया था पहला कारखाना अधिनियम। फर्स्ट कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? इसी के समय आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कारखाना अधिनियम इसी के समय आया था। अगर पूछ लेगा कि द्वितीय कारखाना किस समय आया था, तो द्वितीय आया था लैंसडाउन के टाइम में। लैंसडाउन, ये मैंने सब कुछ आपको अपनी जो क्लास पढ़ाई है उसमें लिखाया हुआ है बकायदा, ठीक है। सेकंड कारखाना अधिनियम आता है लैंसडाउन के टाइम में 1891 में आता है, जस्ट 10 साल बाद, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक और पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम कब आया था, तो 1948 में आया था। 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम आया था, जो कि हम फ्रीडम के बाद आया था, ठीक है। और अगर कैनिंग की बात करेंगे तो कैनिंग 1857 की जो क्रांति थी उस समय ये गवर्नर जनरल था। इसी को पहला वायसराय बनाया गया था 1858 के एक्ट से, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और यहीं से वायसराय का जो पद आया था कैनिंग के समय से ही आया था, ध्यान रखेंगे। कर्जन आपको पता है कि जो बंगाल विभाजन था उसके समय था ये। लेटन के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, प्रेस के मामले में। अब आगे चलेंगे हम लोग 52 नंबर, ठीक है। देखिए 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर थे। 21 देश में है, ये आपको पता है, जापान है, ठीक है। यहाँ पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, पहला शहर था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी, ठीक है, नागासाकी। दोनों बम गिराए गए थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिरोशिमा पे बम जो गिराया गया था इसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी बम गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन, ध्यान रखें। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले बम बनाया किसने था, परमाणु बम, तो नाम आता है ऑटो हॉर्न का। किसका नाम आता है? ऑटो हॉर्न का, ठीक है, ऑटो हॉर्न। और ये अमेरिका के थे। और 17 जुलाई 1900 वहीं 44 करीब 1944 में इसको प्रयोग कर लिया था। और पहला बम यहीं गिरा दिया जाके सीधा हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। और इसकी लेकिन गलती थी जापान की। जापान ने इसका जो पर्ल हार्बर था, पर्ल हार्बर जो जगह है इसकी, अमेरिका का एक द्वीप था जो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए डियो गार्जिया के द्वीप जो है ना, पर्ल हार्बर, उसी पे इसने अटैक कर दिया था, जो कि सैन्य अड्डा था अमेरिका का। और इस पर जैसे ही अटैक करता है तो अमेरिका बौखला जाता है और तुरंत कर देता है इस पर आके अटैक, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, पहले फर्स्ट बताएंगे और सेकंड बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये तो चला था कब से कब तक बताएंगे, ठीक है, और ये कब से कब तक बताएंगे, दोनों चले कब तक थे। और दोनों में पूछेंगे कितनी कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों क्वेश्चन को आंसर आप लोगों को जरूर कमेंट में बताने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि आपको आना चाहिए ये 53 नंबर, नहीं तो हम कमेंट में बता देंगे आपको, ठीक है। 53 नंबर, अशोक ने अभी अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अशोक ने, ठीक है, ये भाषा थी अर्धमागधी, आप लोगों को वैसे पता होगी, ठीक है। अशोक की जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अशोक जो था सबसे पहले भारत में अभिलेख लिखने का जो प्रमाण मिलता है, लिखने की जो प्रथा स्टार्टिंग की थी तो भारत में अशोक ने स्टार्टिंग की थी। और अशोक ने सीखा किससे था, तो एक शासक था हकमनी वंश का शासक, ईरान का हकमनी वंश का शासक था डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट, जहाँ से इसने इस कला को सीखा था। और इसने चार जो तुम्हारी क्या बोलते हैं लिपियाँ थी, जो चार लिपियाँ थी शिलालेख लिखने की, चार लिपियाँ थी, कौन कौन सी थी आपको पता होगा। जो लिपि थी ब्राह्मी, नाम आता है ब्राह्मी, खरोष्टी, खरोष्टी, अरमाइकी, अरमाइकी और ग्रीक, और ग्रीक, ये सभी लिपियों का जो प्रमाण मिलता है कि इसने सब लिपियों में ये क्या जो अपने शिलालेख लिखवाए थे, ठीक है। 8 जगह से मिलते हैं इसके शिलालेख, 13 बड़े शिलालेख हैं, ध्यान रखेंगे, 13 बड़े शिलालेख हैं इसके, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक के कितना शिलालेख हैं, तो 13 बड़े शिलालेख हैं। और इसमें क्या क्या जिक्र किया गया ये हम कभी पूरा वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे आपको अशोक के बारे में, ठीक है। हाँ, एक ध्यान रखना कि जो बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का है वो 7वां सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो रुम्नी देही का अभिलेख है। और रुम्नी देही का अभिलेख विशेष है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं पे रुम्नी देही में जन्म होता है, लुम्बिनी में जन्म होता है रुम्नी देही के पास में, तो इसीलिए टैक्स फ्री कर दिया था, ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग।
54 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन में मुद्राओं के, एक मिनट आया नहीं आया, मुद्राओं के निर्माण में हड़प्पा काल में किस द्रव्य का, मुद्रा पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि कौन सी धातु का इस्तेमाल हो रहा है। मुद्राओं के समय में पूछ रहा है मुद्रा में कौन सी चीज़ का यूज किया था, तो मुद्राओं में टेराकोटा का। अगर पूछ ले कौन सी धातु का, तो कांसा लगाते हम, लेकिन पूछा क्या है मुद्राओं में, तो मुद्राओं में कौन सी थी, टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जो लाल मिट्टी थी पकी हुई, उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा किसकी मुद्रा प्राप्त हुई है, तो टेराकोटा की, ठीक है। पूछ लेगा कौन सी धातु का इस्तेमाल करते थे, तो कांसा का, ठीक है। कांसा मिलता किससे किससे है, कांसा, तो कांसा मिलता किससे किससे है, तो कांसा मिलता है तांबा और टीन से, तांबा और टीन से। इसमें तांबा होता है 9 मात्रा में, एक होता है टीन, ठीक है। 9:1 के अनुपात में होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जैसे इसी से कांस्य की प्रतिमा वो मिली थी ना, जो नृत्य करती हुई, ठीक है, नृत्य करती हुई प्रतिमा मिली है, जो आपको पता है वैसे, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन बात करेंगे कि मोहरों जो जो मोहर बनी है, जो मुद्राएं या मोहर बनी है, तो मोहरों में सबसे ज़्यादा यूज किसका किया गया है, निर्माण में हड़प्पा कालीन किसका यूज करते थे, तो टेराकोटा का। लेकिन अगर पूछ लेगा किस धातु का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सर्वाधिक उपयोग किसका किया, तो सैल खड़ी का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बेलनाकार भी धातुएं मिली हैं, और वर्गाकार भी मिली हैं, आयताकार और वृत्ताकार, तीन चारों प्रकार मिली हैं। बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार, वृत्ताकार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सब ध्यान रखना, जो बता रहे हैं इन सबको ध्यान रखना है। वर्गाकार क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं दिया गया है, और एक और है आयताकार, इस सब का मिला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा धातुओं जो मुद्राओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से, ध्यान रखना, ठीक है। लोथल, लोथल क्या है, बंदरगाह है, इसके साथ में एक बंदरगाह और है, सुरकोटदा, ठीक है। पूरी सिंधु सभ्यता में सबके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे सामने की ओर खुलते थे, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर देखो क्या दिया है, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजा आपको पता है, यहाँ पे तो कौन था, यहाँ पे कौन था, गुजरात में मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद इसी को बोलते हैं मुजफ्फर खान, या फिर मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर खान कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा मुजफ्फर शाह, ठीक है। तुम लोग याद कर लो, मुजफ्फर शाह तृतीय था ये, ठीक है। हाँ, जैसे ही अकबर जीत के आता है, वैसे ही मुजफ्फर शाह फिर कब्जा कर लेता है, तो अकबर फिर से जाता है गुजरात जीतने के लिए, और सबसे द्रुतगामी अभियान इसी को कहते हैं, गुजरात विजय को, और लौट के आता है तो बनवाता क्या है, बुलंद दरवाजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर कुछ करना चाहो तो यहीं से एक क्वेश्चन ध्यान रख सकते हो, गुजरात विजय से यहीं से टोडरमल को अपने साथ लेके आता है, टोडरमल को, और टोडरमल को बना देता है वित्त मंत्री अपने यहाँ का, क्या बनाता है, वजीर या फिर वित्त मंत्री कह सकते हो। और टोडरमल ने एक पद्धति दी, दहसाला पद्धति, दहसाला पद्धति, ठीक है। बताओगे क्या कब हुई थी, 1580 में। हाँ, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निकल गया क्या, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए, ये आपको क्वेश्चन पता है, हजरत महल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 56 नंबर का आंसर हो गया डी, कौन सा हो गया, हजरत महल। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, इनको किस नाम से जाना जाता, तो महक परी, ध्यान रखेंगे, महक परी, ठीक है। और बहुत अच्छी लड़ाका थी ये भी, और इनको ध्यान रखना, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छा युद्ध भी लड़ा था, छापा मार पद्धति का इस्तेमाल ये भी करती थी। और तात्या टोपे को एक क्वेश्चन ध्यान रखना, तात्या टोपे कुंवर सिंह बिहार से थे, और तात्या टोपे विशेष तौर पे कानपुर और कालपी, कालपी अगर मिले पहले तो कालपी सही मारना, क्योंकि कालपी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध ध्यान रखना झांसी से है, और झांसी के लक्ष्मीबाई के जो मेनली जो गुरु का नाम माना जाता है, तात्या टोपे को माना गया है, ध्यान रखेंगे शिव, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि आधुनिक भारत में जो छापा मार नीति थी, छापा मार नीति जो थी, जो जिसका आविष्कार किसने किया था, महाराणा प्रताप शिवाजी ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता शिवाजी ने, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पूछेगा शिवाजी का नाम लगाएंगे, हालांकि महाराणा प्रताप ने भी यूज़ किया है, इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शिवाजी ने किया है। इसके बाद पूछेंगे छापा मार पद्धति के आधुनिक जो यूज करता थे, जो सबसे बड़े आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया है किसने, तो तात्या टोपे ने, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे कि 1857 की क्रांति के समय जो यहाँ पे लखनऊ में जो वो थे, राजा थे, क्या नाम था इनका, ठीक है, इनका नाम था बिरजिस कादिर,
ठीक है। हालांकि वाजिद अली शाह के ये सुपुत्र थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उन्हीं की लड़ाई हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 57 नंबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? देखो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इसका क्वेश्चन लगभग लगभग सभी लोग गलत दे देते हैं, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, देखिए आज़ाद हिंद फौज को नामकरण दिया है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, ध्यान रखेंगे। इसके पहले रास बिहारी बोस ने इसको बनाया था और कैप्टन मोहन सिंह ने इसको ताकत दी थी, ध्यान रखना। रास बिहारी बोस ने निर्माण किया, कैप्टन मोहन सिंह ने इसको ताकत दी और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नामकरण कर दिया आज़ाद हिंद फौज। और अगर बात करेंगे भगत सिंह की, तो भगत सिंह का नाम याद कर लेना, जो HSRA है ना, HSRA, इसका इसकी अध्यक्ष कौन था, हेड कौन था, इसको मतलब गठित किसने किया था? भगत सिंह ने, ध्यान रखना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पीछे एक वीडियो में बता चुके हैं हम पूरा, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में अंतर समझ में आ रहा हो तो समझ याद कर लेना, रास बिहारी जो घोष थे ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, ठीक है, तो घोष नाम याद रखना, ठीक है, घोष, ये सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। यहीं पे लाठी डंडा चला था और कांग्रेस में माराकूटी बहुत भयंकर तरीके से हुई थी, यहाँ पे लाठियाँ टूट गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना, इसी जब सेना को गठित किया यहाँ पे, तो यहीं से नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और अस्थायी सरकार बना के नेताजी ने मुख्यालय का बनाया था, तो इसको बनाया था रंगून में, म्यांमार का जो रंगून है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया था। और कब्जा कहाँ कर लिए जाके? पूरे द्वीपों पे नीचे अंडमान निकोबार के, क्योंकि वो किसके कब्जे में थे? जापान के कब्जे में थे, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज के समय ध्यान रखना, इसके समय जो गठित किया था, इसके समय जो सेना का नामकरण किया था, 4 टुकड़ी बनाई थी। एक था गांधी के नाम पे, महात्मा गांधी और नेहरू, गांधी, 4 ब्रिगेड बनाई थी, गांधी, नेहरू, तीसरी थी सुभाष के नाम से खुद ही सुभाष, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, और चौथी थी झांसी की रानी, क्या नाम था? झांसी की रानी, झांसी की रानी। और झांसी की रानी में जो पता है, झांसी की रानी की जो हेड थी, उनको बनाया गया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, इनका नाम याद रखना, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है, लक्ष्मी सहगल। ये जाके दिल्ली में चढ़ाई घुस जाती है, दिल्ली में जाके, और इन्हीं पे चलता है लाल किला का मुकदमा, आपको पता है, इसके बारे में बता चुके हैं पीछे पूरा, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। और ध्यान रखना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और केस में होती तो लाहौर केस कह सकते हो या सैंडर केस कह सकते हो, इसमें इनको फांसी हुई थी और इन्होंने शिफ्ट बिल का विरोध किया था, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? देखिए, गांधी जी की सत्ता बिल्कुल मतलब नहीं था, हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव बिल्कुल मतलब नहीं था, नेताओं के बीच बिल्कुल मतलब नहीं था। हाँ, चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण जो 22 पुलिस वाले जला दिए गए थे, कहाँ पे? तो गोरखपुर में, ध्यान रखोगे। इसीलिए जो 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी मिलेगा, कहीं कहीं 5 फरवरी मिलेगा, 4 या फिर 5 फरवरी को क्या हुआ था? 1922 को चौरी चौरा में एक जो पुलिस स्टेशन था, उसको जो आंदोलनकारी थे इन लोगों ने जला दिया था, जिससे 22 पुलिस वालों की मृत्यु आती है। और गांधी जी इसको 12 फरवरी को 12 फरवरी को वापस ले लेते हैं, ठीक है, वापस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक इसीलिए इसी जो वापस लिया था, इसी घटना को जो वापस लिया था, इसी घटना को ध्यान रखना, इस चीज़ को, जो सुभाष चंद्र बोस थे और इन्होंने बहुत विरोध किया था और कहा था इसको राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुर्भाग्य। क्या कहा था इसको? जो वापस लिया था इसको कहा था राष्ट्रीय दुर्भाग्य, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय दुर्भाग्य किसने कहा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। हालांकि इसकी स्टार्टिंग पूछेगा, असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग कब की गई थी? तो 1 अगस्त, ध्यान रखना, 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन हमारे तिलक जी की मृत्यु होती है, और उसी दिन स्टार्टिंग होती है इसकी। और ध्यान रखना, जब 1 अगस्त 1920 को इसकी स्टार्टिंग की गई, तो जो चरखा थे ना, जो चरखा, 20 लाख चरखा बांटे गए थे फ्री में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बांटे गए थे, क्योंकि जिससे कि आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिए, बिल्कुल तरीके से अपने बनाइए वस्त्र, अपने पहनिए वस्त्र, सब कुछ यहाँ यही सब कुछ चल रहा था, ठीक है, हाँ। गांधी जी को इसी के विरोध में बाद में 6 साल की सजा सुनाई गई, बाद में 1924 में इनको मात्र 2 वर्ष के बाद छोड़ दिया गया, ठीक है। और जो भी कहा गया कि इनको जो है बीमारी हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, और बाद में जब पार्टिसिपेट करने जाते हैं कहाँ? लंदन में 2nd गोलमेज सम्मेलन में, आपको पता है इस चीज़ के बारे में।
आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन को किया क्यों गया था, ये स्टार्टिंग क्यों की गई थी। तो एक तो एक्ट था 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था, और एक 13 अप्रैल 1919 को घटना हो गई थी, कौन सी घटना हो गई थी, वो वाली जो क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग कांड। और तीसरा था जो भारतीय स्वराज की मांग कर रहे थे। और चौथी घटना अगर आप बात करें तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें अंग्रेजों को बिल्कुल साफ कर दिया था कि बिल्कुल गलती है ही नहीं इनकी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो हम जलियांवाला बाग आगे आ ही गया है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो 59 नंबर क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता है अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब अगर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो एक बात ध्यान रखना कि 13 अप्रैल 1919 को एक कांड होता है, ठीक है। और अब इसके पहले की स्टोरी सुनिए आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले एक रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है, 1919 में। इसका विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ बहुत ज़्यादा। इसे काला कानून कहा गया था। क्या कहा गया था? काला कानून। क्या कहा गया? काला कानून कहा गया इसे, ठीक है। अब इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में दो व्यक्ति थे जो पंजाब में विरोध कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब में। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो एक बाग था, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, यहाँ पे एक सम्मेलन हो जाता है। और जो कि बैसाखी पूर्णिमा, जिसको कभी कभी पूछा गया है, बैसाखी पूर्णिमा में, बैसाखी पूर्णिमा में चल रहा था, ठीक है। बैसाखी पूर्णिमा में इसको किया जा रहा था। जिसके बाद एक व्यक्ति था जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। इसके पहले अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ गुलामों कमी नहीं है और ना ही घूसखोरों कमी है। तो एक व्यक्ति था यहाँ से हंसराज, क्या नाम था? हंसराज, जो सूचना दे के आता है कहीं ऐसा ना हो कि हम गुलामी से आज़ाद हो जाएं, इसलिए आप जाइए देखिए वहाँ पे भारतीय लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए जनरल ओ डायर था, एक जनरल ओ डायर था। और एक था जनरल, एक था कौन, माइक ओडायर, ठीक है, ध्यान रखना, माइक ओडायर और जनरल ओडायर, ठीक है। एक था जनरल ओडायर और जनरल आर डायर, कर लो आर डायर, ठीक है। आर डायर जो था ये था कलेक्टर, और ओ डायर था जो ये था लेफ्टिनेंट, ये गोली चलवाने वाला यही था, ठीक है। और आर डायर जो था ये वहीं का नेता था जो, ठीक है। तो इसने आदेश दे दिया, जनरल ओ डायर ने आदेश दे दिया कि आप जो है मार दीजिए इनको। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस चीज़ को कि इसी में 379 लोग लिखित में दिखाए गए हैं कि 379 लोग मरे हैं। जबकि ऐसा एक कमेटी बनाई गई थी इसी के विरोध में, तो हंटर कमेटी इसको कहा गया, हंटर कमेटी, जिसने कर दिया कि अंग्रेज बिल्कुल बिल्कुल साफ थे, इन्होंने जो किया वो सही किया, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग 1000 क्या, जबकि बहुत 10,000 के प्लस लोग मारे गए थे, ठीक है, माना गया ऐसा। और एक ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन बताना है आपको, मैंने आज क्लास में कराया ही था, आप लोग बता सकते हैं कि जो भारतीयों की तरफ से इसकी कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग के विरोध में, जो भारतीयों की तरफ से कमेटी बनाई गई थी जिसके मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, इस इसकी कमेटी का नाम क्या था, ठीक है, इसकी कमेटी का नाम क्या था? वैसे मैं कमेंट में कर दूंगा 1-2 घंटे बाद, आप लोग इसका प्रयास करना बताना जरूर, क्योंकि मैंने क्लास में आज कराया है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो विरोध किया और गोली चलवा दी, 11 लोग मारे गए। और बताएं क्या? हाँ, वो इसके बाद इसी को जो जनरल ओडायर था, इसको ऊधम सिंह ने 1940 में जाके लंदन मारा था जाके, 1940 में। हालांकि इसको नेता बना दिया गया था, वहाँ पे बहुत उपाधियाँ दी गई थी इसको, जनरल ओडायर को, कि तुम भारतीयों को मार के आए हो, बहुत कुछ उपाधि दी गई। बाद में इसको ऊधम सिंह जाते हैं, ऊधम सिंह, अपने ऊधम सिंह की पिक्चर भी आई है, हाँ अच्छी पिक्चर है, देख लेना उसको। ऊधम सिंह ने जाके गोली मारी जाके, एक जाके पूरी सबके सामने मारी जाके, ठीक है, और फांसी चढ़ा दिया गया बाद में, ठीक है। हाँ, ये सब ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग के कांड के समय पूछता है गवर्नर जनरल कौन था, तो चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन सारे आ जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चेम्सफोर्ड, गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड। इसी के विरोध में अगर पूछ लेगा किसने किसने उपाधि लुटाई थी, तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि लुटा दी थी। सर या नाइटहुड एक ही उपाधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है, जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नमक सत्याग्रह किस सन में स्टार्ट किया गया? देखो
गांधी जी ने जो स्टार्टिंग की थी 6 अप्रैल से लेके 12 अगस्त तक 1920 में स्टार्टिंग की थी, ठीक है, ध्यान रखो 1930 में, सॉरी 1930 में एक दांडी यात्रा चलाई थी। और जब ये नमक कर तोड़ते हैं वहाँ जाके, कहाँ से कहाँ तक चलाई थी, तो पूछ लेगा कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, साबरमती से अहमदाबाद के साबरमती से लेके दांडी तक चलाई थी। तो दांडी में ही स्टार्ट की थी, जब 12 अप्रैल को नमक उठाते हैं हाथ में, यहाँ से उठाते हैं नमक हाथ में और नमक को तोड़ देते हैं कि जो है नमक बनाना भारतीय का अधिकार है। तो यहीं से दांडी से ही 12 अगस्त को स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल से लेके गलती हो रही है, 12 मार्च से लेके उल्टा हो गया, सॉरी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, उल्टा हो गया था, 6 अप्रैल तक। तो 6 अप्रैल को जो है यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 जरूर कर लेना ध्यान, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक नमक सत्याग्रह चलाया गया। और यहीं दांडी यात्रा जिसे बोलते हैं, दांडी यात्रा, एक बार फिर से देखिए, जो दांडी यात्रा थी इसको स्टार्टिंग किया गया था कहाँ से, साबरमती से स्टार्टिंग किया गया। और कहाँ तक गई थी, दांडी तक। और यहाँ स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 को, और यहाँ पहुँची कब, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहीं नमक हाथ में उठाते हैं और नमक कर को तोड़ देते हैं, कौन, गांधी जी। और यहीं से स्टार्टिंग करते हैं 6 अप्रैल से, क्या यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कौन सा, नमक सत्याग्रह, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इनके साथ में 78 अनुयायी गए थे, बाद में बहुत लोग साथ में हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत लोग साथ में हो गए थे। मेन भूमिका इसमें अगर बात की जाएगी तो सरोजिनी नायडू थी और इमाम साहब, 2 लोग को नाम आता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन कि अमेरिका का पत्रकार कौन था इनके साथ में उस समय, तो मिलर नाम था, मिलर। अमेरिका का पत्रकार कौन था जिसने इस रिपोर्ट को छापा था, अमेरिकी पत्रकार थे ये, ठीक है, अमेरिकी पत्रकार, क्या नाम था, मिलर। ये भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिलर का मैं उसमें कर देता हूँ और इसकी PDF भी व्हाट्सएप पर डाल दूंगा आज, ठीक है। तो मिलर, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन और याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पूछ लेता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च, क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत में जो दांडी मार्च था, दक्षिण भारत में जो दांडी मार्च है ये किसने चलाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता देते हैं, सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखना, ठीक है, इन्हें राजा भी कहा गया है, ठीक है। हाँ, तो अब इतने ही क्वेश्चन रखेंगे हम लोग और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा आपको। बड़ा बनाने का प्रयास किया है आज और आराम से बोलने का प्रयास किया है, और अच्छी तरह से देखना, जरूर शेयर जरूर कर देना किसी को अगर हो सके तो। बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, कोशिश की है अच्छा बनाने की। थैंक यू दोस्तों।